हेलो दोस्तों, मैं जरज और आज आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्टॉक्स को कैसे चुनें। देखिए, वैसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक ऑन गोइंग जर्नी है जिसमें हम बार बार कंपनी का एनालिसिस करते रहते हैं, जैसे क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर। तो ये एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। पर फिर भी हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसे हमें कंपनी और स्टॉक के लिए देखना चाहिए। तो आज हम कुछ बात करेंगे इन्हीं क्राइटेरियाज पे। तो मैंने एक 10 क्राइटेरिया सेलेक्ट किए हैं जो एक कंपनी में, एक स्टॉक में होने चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और इससे ये अगर ये क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है और इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होराइज़न है थोड़ा कम हो जाता है कि आप थोड़े कम टाइम होराइज़न में आप स्टॉक में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कौन से हैं क्राइटेरियाज। चलिए गाइस, अब देखते हैं हम क्या वो क्राइटेरियाज हैं जिसे हमें चेक करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये क्राइटेरिया है कि जो हमारा स्टॉक है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो इस अप ट्रेंड को चेक करने के लिए आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं चाहिए, आपको कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं चाहिए, आपको जस्ट अपनी प्लेन आंखों से देखना है कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए हम फॉर एग्जांपल हम ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोलते हैं। ट्रेडिंग व्यू आपको ऑलरेडी आपने यूज़ किया होगा, जस्ट एक ये इन्फॉर्मेशन जिसमें चार्ट्स को देख सकते हैं वो वाली वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, लाइन चार्ट, और हम स्टॉक को देखते हैं। तो जैसे कि अभी जो स्टॉक है वोल्टास, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वोल्टास का आप स्टॉक देखेंगे तो जो स्टॉक है, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो देखेंगे अगर आप 2-3 सालों में है। जो मैं एक मिनट ड्राइंग्स हटा देता हूँ। तो ये वोल्टास का जो स्टॉक है ये आप लास्ट 3 सालों में देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड था और अभी रिसेंटली उसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अभी स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो ये आप 1 साल डेली चार्ट, वीकली चार्ट और एक मंथली चार्ट, तो तीनों में देख लीजिए इस स्टॉक के बारे में क्या है स्टॉक। तो इस तीनों में आपको ये दिखता है स्टॉक काफ़ी ट्रेंडिंग मूव दे रहा है। पहले भी ये काफ़ी ट्रेंडिंग मूव दिया है इसने। 9 रुपये का स्टॉक 200 रुपये हो चुका है। फिर अब 200 रुपये से अभी जो स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड था लास्ट 3 ईयर्स से 2017 के एंड तक और 2020 के एंड तक काफ़ी रेंज बाउंड स्टॉक रहा है और अब उसके बाद काफ़ी अप ट्रेंडिंग मूव दिया है। तो इसलिए ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये हम देख लिया। उसके जगह एक दूसरा स्टॉक है, देखो हम ITC पे जाते हैं। आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखना, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कुछ नहीं देखना, बस जस्ट स्टॉक को प्लेन आंखों से देखना है कि स्टॉक के बारे में क्या पता लगता है। अब स्टॉक है फॉर 1 डेली चार्ट्स में हमें कुछ पता नहीं लग रहा, जैसे कुछ खास स्टॉक नीचे जा रहा है, फिर नीचे गया, फिर उठ गया, अभी जस्ट नॉन ट्रेंडिंग मूव है, स्टॉक का कुछ पता नहीं लग रहा। अगर वीकली चार्ट में देखते हैं, वीकली चार्ट में दिखता है कि स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। पहले पास्ट में अराउंड 2000 में करीब 17 रुपये का ट्रेड करता था और अभी फिर ये 68 का हो गया था अराउंड नेक्स्ट 10 ईयर्स में, और फिर उसके बाद भी काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिया है। पर अभी रिसेंट में आप देखा जाए, रिसेंट मतलब लास्ट 3 सालों में देखा जाए तो काफ़ी मतलब स्टॉक का डाउन मूव रहा है और मतलब स्टॉक नॉन ट्रेंडिंग से थोड़ा सा डाउन मूव में रहा है। अभी प्रेजेंटली कोई मूव नहीं है स्टॉक का। तो इनकेस अगर हम ऐसे टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक का आपको काफ़ी पेशेंट होना पड़ेगा। और ये स्टॉक एक अभी शॉर्ट टर्म मीन्स लाइक नेक्स्ट 1 to 2 years, मे बी दिस इज़ नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, ये ITC का जैसे एग्जाम्पल है। वैसे तो ITC मतलब मैं खुद भी पर्सनली होल्ड करता हूँ, पर जस्ट आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म पे इम्पेशेंट होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब लोगों को 1 साल भी काफ़ी लंबा टाइम लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्राइटेरिया आपको देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये पता कर लीजिए जो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्या है, वेदर इज इट्स ए अप ट्रेंड, साइडवेज और कंसोल और मे बी डाउन ट्रेंड। एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पास सन टीवी है। सन टीवी जैसे देखा जाए, सन टीवी का भी कुछ अच्छा मूव नहीं रहा है पास्ट में।
चलो ये देखते हैं सन टीवी का। जैसे अब 2007 में भी देख रहे हैं, काफ़ी 2007 में ये अराउंड 400 लेवल्स पे था, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बाद में काफ़ी अच्छा मूव दिया इसने 2018 में, फिर वापस नीचे आ गया। तो अभी मतलब एट प्रेजेंट इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब कुछ कह नहीं सकते। देखो यार कि मतलब स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो मतलब आप क्या मतलब एनालिसिस करेंगे। तो इसलिए मतलब इसका मतलब डाउन ट्रेंड सा और मतलब साइड वे मूवमेंट लग रहा है। अगर ये स्टॉक चला भी जाएगा तो शायद मैक्सिमम इसका हाई लगता है मतलब 800 टच कर देगा, अगर अराउंड वो कर भी सकता है, कर भी नहीं सकता, क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए। हमें कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ कैसे इन्वेस्ट करना है और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखो स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए हमें ये कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि कहाँ कौन से स्टॉक्स को हमें चूज़ करना चाहिए और कौन से को नहीं चूज़ करना चाहिए। तो ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, जो एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी लोग काफ़ी इसको फॉलो करते हैं। जो आपका जो स्टॉक है वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल लूँगा। हमारे पास जैसे डॉक्टर रेड्डी है, डॉक्टर रेड्डी, वैसे हम डॉक्टर रेड्डी का क्राइटेरिया देखेंगे। डॉक्टर रेड्डी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मतलब लास्ट 2000 से 2007 तक काफ़ी रेंज बाउंड सा मूवमेंट रहा है इसका। उसके बाद इसने क्या मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए हैं। स्टॉक अराउंड 57 का था यहाँ पर, 600 रुपीज़ का था अराउंड 2009 में। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव दिया है इसने, अराउंड 4000 पहुँच चुका है और अभी स्टॉक काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। अभी स्टॉक ने काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट भी रहा है, क्योंकि अराउंड स्टॉक 4000 से 5500 के बीच में रहा है, तो काफ़ी थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट है, पर स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। तो आने वाले टाइम में मतलब हम सोच सकते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। पर फिर भी हम एक दूसरा एनालिसिस करना चाहूँगा मैं आपके साथ इस स्टॉक पे। तो हम इसको पहले कैंडलस्टिक चार्ट में करेंगे। तो अभी जैसे जो मैं इसमें चार्ट हटा देता हूँ, ये एक सेकेंड। तो अब हम इस पर अगर एनालिसिस करना चाहेंगे तो देखिए, इसके लिए हमें ये वाला टूल चाहिए होगा। जस्ट ए सेकेंड, देखते हैं टूल्स को। पॉलीलाइन वाला हम सेलेक्ट करेंगे इसलिए। तो अब इसमें हम हायर हाई स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेक करेंगे। स्टॉक का जो ट्रेंड है हम डेली टाइम फ्रेम में ही चेक करेंगे। वीकली में काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम डेली टाइम फ्रेम में जस्ट आप 1 ईयर से सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट 1 ईयर से। तो हम जो लो है स्टॉक का लो सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद हाई सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद लो करेंगे, फिर हाई करेंगे। तो ये हम अभी ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक का। तो ये मैंने अभी लास्ट 1 ईयर के अराउंड का ड्रॉ कर दिया है, हायर हाइज हायर लोज जो भी इसका जो ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड में हम अगर देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वह पहले तो स्टार्टिंग में अराउंड नवंबर 2020 तक स्टॉक का काफ़ी अप ट्रेंड मूव रहा है। उसके बाद स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट में चला गया है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टॉक का लास्ट हाई था और ये भी लास्ट हाई था और ये लास्ट लो था। इस लो को स्टॉक ने तोड़ चुका है और इस लो को तोड़ने के बाद स्टॉक ने एक और हाई क्रिएट किया है जो लास्ट हाई से लो पे है। तो ये जो मूव है ये थोड़ा एक थोड़ा डाउन सिग्नल्स शो करता है। हालांकि मतलब जैसे हमने लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखा है, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट्स में स्टॉक काफ़ी अप ट्रेंड है, पर ये शायद अप ट्रेंड मूव दे भी सकता है। पर अभी जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में मीन्स लाइक मे बी नेक्स्ट 2 to 3 months 4 months मे बी मैक्सिमम 6 to 8 months आल्सो। तो उस मूव टाइम में ये स्टॉक थोड़ा डाउन मूव दे सकता है। तो हम देख सकते हैं अगर इनकेस डाउन मूव भी नहीं देगा तो स्टॉक एक ट्रेंडिंग मूव नहीं देगा जब तक ये स्टॉक अराउंड 5500 को क्रॉस नहीं करता। क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लगे रहते हैं कि मतलब जो स्टॉक है हाई जो रिसेंट हाई को जो ब्रेक करता है तो वो तभी बाय करना चाहते हैं। तो अभी जो इन्वेस्टर्स का जो अभी सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी अच्छे इसमें बनेंगे जब ये रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा। तो इसलिए अभी इसका एक स्टॉक का रेंज बाउंड और डाउन मूव टाइप का मूवमेंट अब दिख रहा है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे। अभी मैं एक और स्टॉक को आपके साथ बात करना चाहूँगा, जस्ट ए सेकेंड। जैसे कि हमारे पास एयरटेल है। एयरटेल एक्चुअली बहुत लोग मतलब इन्वेस्ट करते हैं। मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया एयरटेल में क्यों इन्वेस्ट करते हैं लोग। मतलब FNO के लिए मतलब ठीक है, अच्छा है, ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, पर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए एयरटेल एक जैसा स्टॉक मैं मतलब सीरियसली एडवाइस नहीं करूँगा किसी को भी। और
मतलब क्योंकि आप जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इन चार्ट्स में देख सकते हैं, हम इसको नॉर्मल लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। चार्ट्स में देख सकते हैं मतलब स्टॉक का कुछ अच्छा एक मूवमेंट नहीं रहा है कभी लास्ट पास्ट में। अगर अब मंथली चार्ट में भी देखेंगे, जो स्टॉक का लास्ट हाई था वो अराउंड 400 रुपीज़ था अराउंड 7 में, और अभी भी ये अराउंड 400 टू अभी रिसेंट में ये अभी 500 पे चल रहा है, 520 पे। तो मतलब स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट नहीं दिया है, तो मतलब अराउंड 2 डिकेड निकल चुके हैं, स्टॉक का अच्छा मूवमेंट नहीं रहा है। तो इसलिए मैं मतलब ऐसा एडवाइस नहीं कहूँगा कि मतलब इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। वैसे तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी हम अगर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये कंपनी ऐसे अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, पर फिर भी हम जैसे अभी थोड़ा हाईज और हायर लोज के हिसाब से अभी बात कर लेते हैं। चलिए हम लास्ट 1 ईयर से हम ले रहे थे ना, तो लास्ट 1 ईयर से लेते हैं अराउंड 20 से हम ये पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे। पॉलीलाइन में हम यहाँ जाएंगे, फिर हम जस्ट इस पर ड्रॉ करेंगे। हम बस जस्ट मेजर पॉइंट्स को लेना है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सभी पॉइंट्स को आप कंसीडर भी करेंगे, तो मेजर पॉइंट्स को आप ले सकते हैं। तो जैसा कि हमारा ये बन चुका है, तो आप ये देख सकते हैं 2020 के स्टार्टिंग से ही मतलब स्टॉक का काफ़ी अप ट्रेंडिंग मूव रहा है, फिर इसका मूव टूट गया है अराउंड जुलाई 2020 के अंदर ही इसका मूवमेंट टूट चुका है, कि स्टॉक काफ़ी डाउन ट्रेंड मूव में जा चुका है। और ऑलरेडी मतलब उसके बाद भी थोड़ा इसने वापस अक्टूबर में एक अप ट्रेंडिंग मूव दिया है, और उसके बाद भी मतलब थोड़ा स्टॉक ऊपर गया है, पर फिर भी वापस इसने एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे दिया है, क्योंकि इसने अराउंड इसका 570-580 का लेवल तोड़ चुका है, जो उसका रिसेंट लो था उसको तोड़ चुका है। अभी अगर स्टॉक अगर इसको जब तक ये 620 या 615 का लेवल नहीं ब्रेक करता ना, तो स्टॉक का जो ट्रेंड है ये नेगेटिव ही रहेगा। तो स्टॉक माइट भी कंसोलिडेट करेगा, या फिर एक नीचे नया लो भी बना सकता है, जो इसका रिसेंट लो था अराउंड 400 लेवल्स। तो ये जो स्टॉक है मतलब इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कभी भी कि स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए। पता नहीं लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, मुझे सीरियस से समझ नहीं आता। तो चलिए हम तीसरी चीज़ पर बात करते हैं। जो तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सोच देखनी चाहिए, कि जो स्टॉक का जो मूवमेंट है लास्ट 3 ईयर्स में रेंज बाउंड नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए हम डॉक्टर रेड्डी पे फिर से बात कर लेते हैं। तो हमें लास्ट 3 ईयर्स का है, तो हम आराम से इसके लिए स्टॉक का देख सकते हैं कि ये लास्ट का 3 ईयर्स में स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहा है। लास्ट 3 ईयर्स मतलब 2018 के बाद में जैसे स्टॉक का काफ़ी अप ट्रेंड मूव रहा है। अराउंड 2000 लेवल से स्टॉक अराउंड 5000 का लेवल अटेंड कर चुका है, और अभी अराउंड 4200 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक का काफ़ी अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव रहा है, और स्टॉक रेंज बाउंड नहीं रहा है। स्टॉक ने इवन अपना लास्ट हाई भी ब्रेक किया है, तो ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है स्टॉक के लिए। अब हम कुछ दूसरे स्टॉक्स भी देख लेते हैं। जैसे हम अभी आईटीसी के बारे में बात करेंगे, मतलब बहुत लोग आईटीसी को काफ़ी फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैं जस्ट देना चाहूँगा। तो आईटीसी का आप 2018 से अगर लेवल देखेंगे, 2018 पे अराउंड ये 270 के लेवल पे था, और अराउंड अभी 200 के लेवल पे है। तो स्टॉक का काफ़ी मतलब डाउन ट्रेंड रहा है स्टॉक का, क्योंकि वो तो हम नेगेट नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ट्स ओरिजिनली शो कर रहे हैं 270 से अराउंड 200। तो अभी जो इसका जो मूवमेंट है वो ट्रेंडिंग नहीं है। तो इनकेस अगर आप इन्वेस्टर हो और आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं अराउंड 1-2 ईयर्स, तो मे बी ये जो स्टॉक है आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक ये स्टॉक अराउंड अपना रिसेंट हाई इसका 300 का लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी स्टॉक का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं होता। इसलिए जो अच्छा जो लेवल है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आपको मोमेंटम मिलेगा स्टॉक में, वो अराउंड 200-300 लेवल ही रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरी चीज़ पे। दूसरी चीज़ है हमारे पास ये 200 है। तो ये जो 200 एक मूविंग एवरेज होता है, जो एक्चुअली स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो हम एक मूविंग एवरेज से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ये
जो स्टॉक काफ़ी एक डाउन मूव में रह चुका है, उसका ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा हो। अभी जैसे रिसेंटली ये जो मूविंग एवरेज है, आईटीसी जैसे स्टॉक है, आपका आईटीसी स्टॉक है, वो एक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 200 एक ऐसे इंडस्ट्री बेंचमार्क है, बहुत लोग इसे फॉलो करते हैं, और मैंने देखा है, और आप भी अगर स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो 200 का जो मूविंग एवरेज है वो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। और अगर जो स्टॉक है 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसके फॉल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इनकेस अगर आप आईटीसी भी देख रहे हैं, आईटीसी वैसे तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर भी मतलब फॉल हुआ है क्योंकि मतलब अभी ये एफएमजीजी कंपनी, और एफएमजीजी में रिसेंटली कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो भी इसके अलग रीजंस हैं। तो अभी जैसे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मोस्टली अभी कुछ इन्वेस्टर्स होंगे इसमें जो इसमें बाय इन करेंगे और मतलब ये स्टॉक को ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आपको नहीं पता कि मूविंग एवरेज कैसे डालते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले इस पे स्टडीज़ पे एफ वाले सिंबल पे सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आप जस्ट मूविंग एवरेज लिख रही सेलेक्ट करके आप जस्ट ये मूविंग एवरेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरे सेलेक्ट स्टॉक पे बात करेंगे। जैसे हम वोल्टास पे बात करेंगे, तो जैसा कि हम देख सकते हैं वोल्टास अपने 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि ये जो स्टॉक्स हैं जो 200 मूविंग के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो उसमें जल्दी से मतलब इन केस अगर दे विल फॉल मोर देन 5 to 7% इमीडिएटली कोई ना कोई बाइंग आ जाएगी, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम होता है। जो भी ट्रेडर्स हैं और मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और इवन लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो इन स्टॉक्स पे मतलब नज़र बना के रखते हैं। जब भी स्टॉक फॉल करते हैं तो वो इमीडिएटली इसको बाय कर लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई कोरोना जैसा कोई मतलब नेक्स्ट रिसेशन टाइप का इवेंट ना आ जाए। तो ये जो बड़े जो स्टॉक्स हैं जो अपने हाई मूविंग एवरेज पे जो ट्रेड कर रहे हैं वो लगातार मतलब नेक्स्ट एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स उसी के ऊपर ही ट्रेड करते रहते हैं। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी वैसे देखा जाए तो हमारे पास डॉक्टर रेड्डी मूविंग एवरेज अब अराउंड मार्च के टाइम, लास्ट जब कोरोना हुआ था, कोरोना का क्राइसिस हुआ था, मार्च के टाइम में अपने लास्ट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने अच्छा खासा मूव दिया है। अराउंड 2000 का स्टॉक था और ये अराउंड 5500 पे ट्रेड कर आया है, और अभी थोड़ा रिसेंटली डाउन मूव में जा रहा है। पर अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे इसको तो ये अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। तो जब तक ये जो स्टॉक है अंडर अपना 200 मूविंग एवरेज को के ऊपर नहीं जाता तो इसमें थोड़ा नेगेटिव टू डाउन साइड मूवमेंट देखा जा सकता है, क्योंकि लाइक जो बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रॉफिट बुक करने का एक रीज़न चाहिए होता है कि जो नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक्स को वो उनको अवॉइड कर देते हैं। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, 200 मूविंग एवरेज के स्टॉक उसको ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अभी रिसेंटली लोगों का इसमें से फार्मा वैसे तो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, पर अभी रिसेंटली काफ़ी ये स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं। मतलब आप देखा जाए कि जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे डॉक्टर रेड्डी, तो इट्स लाइक लार्ज कैप है, इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, तो स्टिल फॉर ए लार्ज कैप कंपनी इट हैज़ गिवन मोर देन 50 to 80% रिटर्न इन लास्ट एटलीस्ट इन 1 ईयर। तो मतलब ये जो स्टॉक्स हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये स्टॉक डाउन मूव में चला जाएगा, अराउंड 2000 लेवल फिर से चला जाएगा, पर फिलहाल अभी स्टॉक एक नॉन ट्रेंडिंग मूव में है, और तो ऐसे स्टॉक्स को हम अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है मतलब लोगों को SBI जैसे कि पहले लोग देखते थे SBI को। जस्ट अ सेकेंड, SBI हम बात करेंगे तो SBI में हम देख सकते हैं SBI में भी काफ़ी लोगों का अच्छा मतलब रुझान रहा है। तो SBI में काफ़ी ये जिसे इसका अपना 200 मूविंग एवरेज नवंबर में ब्रेक किया था, और उसके बाद हम देख सकते हैं क्या सॉलिड ट्रेंडिंग मूव आया है। तो जो बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो एज ए मूविंग एवरेज को एज ए अपना स्टॉप लॉस क्रिएट करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रीट करते हैं। तो इसलिए आप भी देख सकते हैं जो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइस होती है। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे जो ओवरऑल सेक्टर परफॉर्मेंस, जैसे कि हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर जैसे SBI बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, तो इसलिए हमें SBI के अंदर जो उसका इंडेक्स है, SBI का इंडेक्स क्या है, बैंक निफ्टी। तो इसलिए हम इसको बैंक निफ्टी को देख सकते हैं
ठीक है, ये थोड़ा मैंने ड्राइंग्स बना रखी है तो मुझे हटा देता हूँ। तो आप इस बैंक निफ्टी को देख सकते हैं कि इस बैंक निफ्टी का ट्रेंड कैसा रहा है। लास्ट वन ईयर में बैंक निफ्टी का सॉलिड मूवमेंट रहा है, और इवन जैसे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक ने काफ़ी हायर लोज क्रिएट कर रहा है। अभी थोड़ा सा रिसेंट 4 to 6 वीक्स में थोड़ा रेंज में मूवमेंट रहा है। वैसे स्टॉक का एज इंडेक्स काफ़ी सॉलिड मूव दे रहा है। तो इसलिए मतलब जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं ये ऑटोमेटिकली सेम रूल्स फॉलो करते हैं। जैसा कि अब हम दूसरा एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा FMCG इंडेक्स का। जस्ट अ सेकंड गाइस। FMCG इंडेक्स का, FMCG ने काफ़ी मतलब जैसे अगर हम देखा जाए FMCG इंडेक्स, तो ये काफ़ी एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहा है FMCG इंडेक्स का, कि जैसे 2018 में भी ये इसकी रिसेंट हाई पे अराउंड 33,000 लेवल पे था, और अभी भी रिसेंटली उसी लेवल पे है। तो स्टॉक का काफ़ी मतलब सॉरी इंडेक्स का काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट रहा है। तो इसके अंदर जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं वो उनका भी सेम रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहेगा। तो इसके अंदर जो स्टॉक्स आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक जैसे डाबर है, डाबर इज़ अ पार्ट ऑफ FMCG ग्रुप, सो डाबर इंडिया। सो डाबर में भी सेम जो मूवमेंट है वही हमें देखने को मिलेगा, जो पर्टिकुलर FMCG, क्योंकि डाबर भी आप देखेंगे अराउंड लास्ट 1 ईयर पे भी ये 530 लेवल पे ट्रेड करता रहा, और अभी भी 530 540 पे ही ट्रेड करता है। वैसे तो ये काफ़ी डिफेंसिव सेक्टर होता है, पर जो एक जो इंडेक्स के अंदर जो मूवमेंट आना होता है वो मूवमेंट स्टॉक्स अगर इंडेक्स में ही नहीं आएगा तो स्टॉक्स में कैसे आएगा। तो इसलिए हम जो पर्टिकुलर सेक्टर को है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपसे वैसे मैं एक और इंडेक्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पास इंफ्रा इंडेक्स है। इंफ्रा जैसे जो एज ए सेक्टर था काफ़ी मतलब डाउन मूवमेंट में रहा है, काफ़ी अराउंड 2008 के लेवल जो अभी इसने रिसेंटली ब्रेक किए हैं, 2008 के लेवल, 8 और 9 के लेवल अभी रिसेंटली ब्रेक किए हैं, और अभी थोड़ा एक काफ़ी अप ट्रेंडिंग मूव दे रहा है। तो मैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं ये देख सकता हूँ कि मतलब यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा अप मूव आने के चांसेस हैं। क्यों बिकॉज लाइक यहाँ पर एक जो स्टॉक का 2009 से 2020 तक के एक काफ़ी सॉलिड लाइक रेंज बाउंड मूवमेंट रहा है। तो मतलब स्टॉक ने ना बहुत सारे स्टॉक्स ने मूवमेंट को अच्छा मूवमेंट दिया, ना कोई बहुत सारे जो ना इस इंडेक्स ने मूवमेंट दिया है। तो इसलिए अभी जो इंफ्रा में जो स्टॉक्स हैं वो एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर आप अगर आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो इसलिए आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे पे, जो स्टॉक्स हैं जो काफ़ी एक लोअर सर्किट और अपर सर्किट जो क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक है हमारे पास सेटिन क्रेडिट कार्ड। वैसे ये तो एक NBFCs है और रिसेंटली इसने अच्छा मूवमेंट देने लगा है, पर जो एक स्टॉक है थोड़ा इस टाइप का इसका थोड़ा वैसे ही मूवमेंट रहा है। लास्ट में काफ़ी अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगे हैं, और अभी भी इसका थोड़ा मतलब मूवमेंट वैसा ही रहा है। तो जो स्टॉक्स हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एडवाइस थोड़ा मैं मना ही करूँगा, क्योंकि इस स्टॉक में मतलब थोड़ा अपसाइड और डाउन साइड में मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है स्टॉक्स को इन्वेस्ट करना, पर मैं एक एज ए जनरल इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं इन स्टॉक को अवॉइड करता हूँ। अब हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में। तो स्टॉक का जो भी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका जो लास्ट 1 ईयर है उसमें स्टॉक कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं वोल्टास के बारे में। ये एक स्कीना की वेबसाइट है जो आप मुझे फ्रीली अवेलेबल है, आप वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। स्कीना की वेबसाइट में जस्ट आप नीचे कंपनी का P&L स्टेटमेंट होता है। P&L स्टेटमेंट में जस्ट ये देख लीजिए कि जो स्टॉक का लास्ट 4 क्वार्टर्स में स्टॉक एज ए प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो स्टॉक ऐसे मतलब डाटा को जस्ट नॉन रीड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ दिख रहा है स्टॉक अराउंड थोड़ा जस्ट सेम रेंज में प्रॉफिट आ रहा है उसका अराउंड 500 करोड़ का। पर एज ए कंपनी वाइज दिस कंपनी इज डूइंग वेल। ओके, तो चलिए हम दूसरी चीज़ देखते हैं। अभी हम प्रमोटर्स के होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग होती है उसमें वो एटलीस्ट 30%
होनी चाहिए कंपनी में, एटलीस्ट 30%। 30% वैसे तो काफ़ी कम है, पर फिर भी जैसे बहुत सारी जैसे पुरानी कंपनी जैसे वोल्टास है और टाटा सन्स है, TCS है, उसमें थोड़ी होल्डिंग कंपनी कम होंगी, तो इसलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट मिनिमम 30% कंपनी की होल्डिंग होनी चाहिए। और उसमें जो प्लेजिंग होनी चाहिए, जो शेयर के जो गिरवी होते हैं, मतलब कंपनी अपने शेयर्स दे के उस पर लोन ले, उसके अगेंस्ट लोन ले लेती है, तो वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए कंपनी में। तो हम वोल्टास की बात कर लेते हैं। वोल्टास में अगर हम देखेंगे जो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो लास्ट में एक्चुअली मिलती है आपको। जो शेयर होल्डिंग कंपनी की वो 2018 से कंपनी की शेयर होल्डिंग सेम ही है। वैसे तो हर कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर अपनी शेयर होल्डिंग शो करती है, तो वो भी आप अपने BSE की वेबसाइट से देख सकते हैं। पर अभी हम इसी की वेबसाइट, स्क्रीनर की वेबसाइट से चेक कर रहे हैं, वही सेम डाटा होता है एक्चुअली। तो ऐसे यहाँ पर कंपनी की शेयर होल्डिंग सेम है। दूसरी यहाँ पर कंपनी का प्लेज्ड होता है, जिस हम सर्च भी करेंगे कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज है वो 0 है। वैसे हम एक और कंपनी में बात करना चाहूँगा, ग्रैन्यूल्स, जिसे हम देखेंगे ग्रैन्यूल्स इंडिया। इसमें भी कंपनी का जो प्लेजिंग परसेंटेज है वो 8% है। और कंपनी की शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। कंपनी की शेयर होल्डिंग 44% से अराउंड 42% हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हमारे जो मार्क है क्राइटेरिया उसके 30% के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 30% से ऊपर है इसकी। और वैसे भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उसकी भी देख सकते हैं हम, थोड़ा इंक्रीज़ किया है। पर यहाँ पर थोड़ा एक प्लेज परसेंटेज का क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा 8% प्लेस्ड है। पर वैसे अगर आप थोड़ा इसमें डीप में एनालिसिस करेंगे तो इस कंपनी की जो प्लेस्ड परसेंटेज है पहले 8% से भी ज़्यादा थी, और रिसेंटली अराउंड 4 to 6 क्वार्टर्स में कंपनी ने अपनी ये प्लेजिंग परसेंटेज है काफ़ी कम करी है। कंपनी के कॉन कॉल्स में कंपनी ने ये बोला है कि जो प्लेजिंग परसेंटेज है ये काफ़ी रिड्यूस कर लेंगे आने वाले फ्यूचर में। इसलिए कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छा रनअप दिया है। अराउंड 9200 लेवल से कंपनी अभी कंपनी का स्टॉक अराउंड 350 के और लेवल्स पे ट्रेड करता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप थोड़ा उसका कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं, और या फिर आपको मनी कंट्रोल में भी मिल जाएगा। तो उस पर भी मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा बात करना, कि तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हो जाएगा वरना। अब हम देखेंगे जो कंपनी का जो पॉजिटिव कैश फ्लो है, कैश फ्लो जो कंपनी का होता है, कंपनी का जो कैश फ्लो होता है जो लास्ट में कंपनी जो बचता है, जैसे सब कुछ खर्चा जो कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो कंपनी के पास जो बचता है वो हमारा करने का खर्चा होता है। तो हम यहाँ जो कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो कैश फ्लोज हैं लास्ट 5 to 7 ईयर्स में पॉजिटिव होने चाहिए। तो जैसा कि हम ग्रैन्यूल्स की बात करेंगे, ग्रैन्यूल्स में ओवरऑल देखा जाए कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो 1 या 2 साल में ही नेगेटिव हैं, पर ओवरऑल हम देखा जाए 2015 से लेकर अभी तक ओवरऑल कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल होता है इसमें। अभी हम दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे वोल्टास के बारे में। तो वोल्टास में हम अगर कैश फ्लो की बात करेंगे, वोल्टास में तो वोल्टास का काफ़ी अच्छा कैश फ्लो रहा है। तो 15 से लेके अभी तक वैसे वोल्टास ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक थोड़ा हमारे पास ब्रेक इवन टाइप का कैश फ्लो रहेगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है ये, मतलब यहाँ पर जैसे डाटा दिख रहा है। पर हम ये अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। पर और जिस सेक्टर में एक्चुअली परफॉर्म कर रही है वोल्टास, उसमें हैवी कैपेक्स है। तो ऐसे वोल्टास को हम थोड़ा साइड में रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा उस तरह से इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा एज ए कैश फ्लो बेसिस में। कैश फ्लो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है एज ए रिसेंट 5 to 7 ईयर्स में, ठीक है। पर मैं आपसे दूसरी बात करना चाहूँगा एक और कंपनी के बारे में, एयरटेल। तो एयरटेल का हम कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो है एयरटेल का। तो एयरटेल का जो हम कैश फ्लो है कि एयरटेल ने अराउंड 7,000, 1,200, 3,000। तो एज ए कैपेक्स वाइज तो एयरटेल काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉरी एज ए नेट कैश फ्लो वाइज तो एयरटेल काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर अगर थोड़ा हम डीप डाइव करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसमें हम डेट भी कंसिडर करते हैं कंपनी की। तो हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया है कंपनी की जो डेट है वो इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए, और या फिर इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो एक फ्यूचर
प्रॉफिट्स को हैम्पर करे। तो भारतीय एयरटेल के हम बैलेंस शीट के अंदर बोरोइंग्स की संख्या रखेंगे। तो बोरोइंग्स अगर लास्ट 2009 में इसकी 13,000 करोड़ थी और अभी ये जस्ट 1.6 लाख करोड़ है। 1.6 लाख, 13,000 टू 1.6 लाख करोड़। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिगर है, काफ़ी कितना इंक्रीज़ कर गया है बोरोइंग्स। और ऊपर से हम इसी सेम बोरोइंग्स की वजह से आप जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो एक कंपनी 2300 इंटरेस्ट कॉस्ट पे करती थी, वो अभी 15,000 इंटरेस्ट कॉस्ट पे करती है। तो एज ए बोरोइंग फिगर में भी कंपनी ने काफ़ी काफ़ी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ किया है, जो कि एक बहुत नेगेटिव है कंपनी के लिए। सेम फिगर एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी है, पर आप इसे अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं न्यूज़, आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने जो जियो को और रिलायंस रिटेल को मोनेटाइज कर दिया है, और जिसकी वजह से वो एक ऐसे कंपनी नेट डेट फ्री कंपनी बन गई है। अगर हम इसकी रिलायंस की बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट पे भी जैसे रिलायंस का 10-11 साल पहले 76,000 करोड़ था, और अभी ये जस्ट 76,000 का अराउंड 2.5 लाख करोड़ हो गया है। तो एज ए कंपनी वाइज तो जैसे बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रेस्ड है, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस है बैलेंस शीट में, पर एज ए कंपनी ने ऑलरेडी काफ़ी इसके अगेंस्ट में अपनी सब्सिडीज़ को बेच दिया है, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया है, और ये एज ए बोरोइंग्स को आने वाले कुछ क्वार्टर्स में रिड्यूस कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे 10 पॉइंट्स 10 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट लगेंगे और अच्छे लगेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के लिए। वैसे मैं ये सब क्राइटेरिया इस यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इनकेस अगर आपको पास कोई क्वेश्चंस हों तो आप रीच आउट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे चला जाए IITR। और गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और थैंक यू आपके टाइम के लिए। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।